नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। आपने बहुत से आंदोलन देखे होंगे, आपने बहुत सी लड़ाई देखी होंगी और मैं ये कहूं जंग भी जब लड़ी जाती है तो उससे पहले सबसे पहले क्या होता है, रणनीति बनाई जाती है। दिन जैसे जैसे बीतते हैं प्लानिंग के तहत काम किया जाता है। कुछ ऐसा ही अभी चुनावी माहौल चल रहा है, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ वर्सेस इंडिया। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ, जो सत्ता में है केंद्र में, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके कई आरोप हैं, उनकी कई नाराजगी की वजह है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले चरण में 19 तारीख को 8 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी को, या ये कहूं हराने के लिए, यहां पर जो राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, उसने गोलबंदी, लामबंदी, या ये कहूं बिसात बिछाना तेज कर दिया है। जगह जगह पंचायत की जा रही है, जगह जगह आगे की प्लानिंग, बैठकें हो रही हैं, ताकि किस तरीके से इनका जो कहना है, इनका जो दावा है कि हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे, उस दावे को जमीन पर हकीकत में तब्दील करने के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है। लगातार जो बैठकें हो रही हैं उनमें क्या निकल कर आ रहा है, क्या प्लान हो रहा है, यही सब जानने के लिए हम इनके जो रणनीति का, जो एक कहूं रणनीति वाला रूम है, जैसा वॉर रूम होता है चुनाव के दौर में पार्टियों का, वैसा ही कुछ इस वॉर रूम में हम आए हैं। यहाँ तमाम नेता मौजूद हैं, जिसमें आपने इनको पश्चिमी यूपी में अगुवाई कर रहे हैं, देखा होगा। ठाकुर पूरन सिंह कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं, इनके बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इनकी ही कुछ समर्थक, या ये कहूं इनकी जो रणनीति में क्षत्रिय समाज के जो आंदोलन शुरू किया है, उसमें जो इनके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे जैसे पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण की जो चुनाव की जो तारीख है, मतदान की तारीख है, वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही अपनी प्लानिंग को और ज्यादा धार दे रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे कि अब किस तरीके से, क्योंकि चुनाव में जो पहले चरण का मतदान है उसमें ज्यादा वक्त बचा नहीं है, अब इनकी प्लानिंग क्या है। डेली पंचायतें हो रही हैं, लेकिन वो पंचायत का नतीजा क्या निकलेगा, ऐसे तमाम सवाल हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई राजपूत समाज नाराज नहीं है। पूरे देश की निगाहें भी टिकी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी हैं कि अगर राजपूत समाज नाराज हुआ है तो क्या उससे बीजेपी को डेंट लगेगा, क्या बीजेपी को कुछ नुकसान हो पाएगा। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे हम किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी से। बाकी लोगों से भी बात करेंगे, सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। इनकी अगुवाई में पश्चिमी यूपी में ये आंदोलन चल रहा है। सर, रणनीति तो बहुत बनी है, प्लानिंग भी बहुत हो रही है, लेकिन अभी जैसा हमने देखा, हम बहुत से लोगों के पास गए, मुद्दे, कोई स्थायी मुद्दे बता रहा है, कोई जो देशव्यापी मुद्दे हैं उनको लेकर बता रहा है, कोई एक ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही है अभी। देखो, इसमें बिल्कुल ठोस रणनीति है, क्योंकि हर एक पंचायत में नए लोग आवे, उनकी अपनी क्षेत्रीय कुछ समस्या हो तो वो क्षेत्रीय समस्याओं को भी रखे। लेकिन जो मुद्दा है वो ठोस है, रणनीति ठोस है। न रणनीति में कोई चूक है, न मुद्दे में कोई चूक। मुद्दा है स्वाभिमान का, और रणनीति है उसे ठेस पहुंचाने वाली पार्टी और उसे ठेस पहुंचाने वाले नेताओं के खिलाफ रणनीति बना के कैसे हम लोग आगे बढ़ें। कोई, आप यहाँ आए, हो सके बारह क्षेत्र के मुद्दे कुछ अलग हो तो वो भी आपके सामने जनता न रखे हो सके सड़कों का मुद्दा हो सकता है स्कूल का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो। लेकिन 7 अप्रैल से पहले 15 तारीख में जो यात्रा शुरू हुई, उसका एक ठोस रणनीति, एक ठोस मुद्दा है, और वो है स्वाभिमान की लड़ाई। और स्वाभिमान की लड़ाई को लेके पूरे देश में जाने का प्रयास करा जाएगा। इस स्वाभिमान की लड़ाई को भांपते हुए जो पश्चिम से जो आग जली है, पूर्वांचल तक इसका असर ना पड़े, इसके लिए खासकर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो राजनाथ सिंह को लगाया गया है ड्यूटी। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनकी ड्यूटी लगी है। और पश्चिमी यूपी में सुरेश राणा, संगीत सोम, चंद्रमोहन, इनको भी कहीं ना कहीं ड्यूटी पर लगाया गया है। तो इन लोगों ने आपसे बात की, मान मुनव्वल की कुछ कोशिशें हुई? आज तो हमारे से अगर प्रधानमंत्री जी भी बात करें तो शायद हम न मान पाए, क्योंकि जब हम ये स्वाभिमान की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे थे, हमारा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का युवा जब सड़कों पर लड़ रहा था, तो जिन नेताओं के आपने नाम लिए, एक बार भी इन्होंने हमें बुला के हमारे से बात करना गुजारा नहीं समझा। वो युवा जब खेतों के रास्ता अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए भाग रहा था, तब उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे थे, तब उसे डराया जा रहा था, तब उसे धमकाया जा रहा था,
तब ये एक भी नेता हमारे लिए नहीं बोल पाए। देखो, मैं ना किसी नेता का विरोधी हूं, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं, लेकिन स्वाभिमान की इस लड़ाई में अपने समाज के, अपनी जाति के साथ हूं और हमेशा रहूंगा अंतिम सांस तक। अच्छा देखिए, आप मतलब कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं कि हम मोदी से तलाक या ब्रेकअप कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एक भाषा में कहते हैं कि हम तो ब्रेकअप कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10, 15, 20 सालों से क्षत्रिय समाज की बीजेपी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, नज़दीकियाँ थीं, कोर वोटर थे। लेकिन अचानक ये ब्रेकअप की स्थिति क्यों आ गई? सिर्फ़ स्वाभिमान का मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दे हैं? चुनाव से पहले ही अचानक से ये जो ज्वालामुखी की तरह है, ये जो विद्रोह है, ये क्यों शुरू हुआ है? ऐन चुनाव से पहले? देखो, सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई, उससे पहले भी हमारे बुजुर्गों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करा। सन 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। सन 2017 में बहुमत की सरकार आई। सन 2019 में बहुमत की सरकार आई। सन 2022 में बहुमत की सरकार आई। तो राजपूत समाज को ऐसा क्या हुआ कि पांचवें चुनाव में, 24 के चुनाव में हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ा? आप बताइए ना, विस्तार से बताइए जनता को क्या हुआ? वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम 14 में आपसे अलग नहीं थे, 17 में आपसे अलग नहीं थे, 22 में आपसे अलग नहीं थे, 19 में आपसे अलग नहीं थे, तो तब हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा था। 29 मई की घटना सहारनपुर की है। शासन, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो आप कैराना से प्रदीप चौधरी और जो सहारनपुर की एक विधानसभा सीट से विधायक हैं मुकेश चौधरी, उनका जिक्र कर रहे हो? बिल्कुल 100% उन्हीं का जिक्र है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हम विधायक नहीं है आज, हम समाज के, हम समाज के पहले हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद में हैं। और हमने जब भारतीय जनता पार्टी तक ये शिकायत पहुंचाई, नेताओं के द्वारा बताने का प्रयास करा, प्रशासन के द्वारा बताने का प्रयास करा, तो हमारी बात को ऐसे नजरअंदाज कर दिया। बोले तो सर फिरे कुछ लोग हैं जो हमारे भाई हमारे लगे हुए थे उसमें, उन्हें लुंडहर कहा गया, ये तो बालक हैं, 2-4 दिन कूदेंगे बैठेंगे। आज ऐसा क्या हुआ कि 2 साल की अग्नि, वो 2 साल की अग्नि बाण जब पहली बार ननौत्ता में 7 तारीख को दिखा, तो सरकारों को अकल आई कि भाई ये तो चिंगारी अब 16 बन गई। और उस 16 को दबाने के लिए यदि अब उस पर पानी के बजाय उस पर घी गिरने का काम कर रहे, मतलब पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव के बीच में ये कहे कि राजपूतों के रिश्ते तो अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी के थे, तो उस अग्नि में और घी गिरने का काम करा और ये ज्वालामुखी बन गया। देखो योगी जी, राजनाथ जी, वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इस स्वाभिमान की लड़ाई में न राजनाथ सिंह से समझौता है, न महाराज जी से समझौता है, किसी से समझौता नहीं है। इस लड़ाई में सिर्फ एक समझौता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जितने भी बोर्ड और जितनी भी मूर्तियां गुज्जर समाज ने लगाई, उन सब के सामने से गुज्जर शब्द हटा के उन पे क्षत्रिय सम्राट लिखा जा, महान सम्राट लिखा जा। जिन लोगों ने हमारी माताओं को, बहनों को गाली दी, उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमे होकर उन्हें जेल में गिरा जा और उनके टिकट काटे जाओ, तो हो सके राजपूत समाज कहीं स्वाभिमान की इस लड़ाई में समझौता कर ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो अंतिम समय तक लड़ेंगे। देखिए, आप बात कर रहे हैं लड़ेंगे, लेकिन जब लड़ाई होती है तो दूसरी तरफ से भी कोशिश होती है। उसके 2 रास्ते हैं, या तो ताकत के दम पर उसे दबा दो या प्यार से मना लो। तो आपके मान मनोबल की कैसी कोशिश हो रही है, प्यार से या हथियार से? ये कोई कोशिश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। ना मान मनोबल है और ना ताकत है। हाँ, जगह जगह जहाँ ये अब पंचायतों का दौर है, वहां जगह जगह ये जो पंचायत करने वाले युवा हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा डराया जा, धमकाया जा, उनमें मुकदमे भी लगाए गए। तो वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुष तो रण में लड़े, मुकदमों से डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि लोकतंत्र में स्वाभिमान की लड़ाई में महापुरुषों के सम्मान में जेल भी जाना पड़ा तो जाना। योगी जी आए थे, ठाकुर चौबीसी क्षेत्र पड़ता है, वहां पर वो कहकर गए हैं कि विपक्ष के लोग बरगलाएंगे, लेकिन बटना नहीं है। सहारनपुर में राजनाथ सिंह जी आते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ विपक्ष अफवाह फैला रहा है, कोई राजपूत नाराज नहीं है, जैसे 2019 में और 2022 में दलित को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर अफवाह फैलाई गई थी। तो क्या वो जो जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसे भांप नहीं पा रहे हैं या इग्नोर करने की, यानी कि थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखो, पहली बात तो राजनाथ जी की रैली में सिर्फ जो भाजपा के कार्यकर्ता वही गए, राजपूत तो गया ही नहीं। राजपूतों के गांव से कोई व्यक्ति नहीं गया। जो भाजपा के लोग हैं, उनकी मजबूरी है, उन्हें जाना पड़ेगा, वो गए। बाकी अन्य जो भाजपा का वोटर है वो गया, चाहे वो जिस जाति का हो, वो गए, उनका स्वागत है। हमारे
रक्षा मंत्री हैं, उनका स्वागत करा, लेकिन राजपूत ना गया उसमें, तो ना राजपूत ने वो सुनी। कुछ लोग इस आंदोलन के पीछे या इस नाराजगी के पीछे कुछ सियासत को भी बता रहे हैं। जैसे सियासत को बता रहे हैं, उनका कहना है कि इसके पीछे शायद संगीत सोम का हाथ हो सकता है, शायद सुरेश राणा का हो सकता है, यानी कि जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं उनका हाथ हो सकता है। इसकी वजह से ये जो हुआ है सब, उसके पीछे ये कारण तो नहीं है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। देखो, जब आतंकवादी कोई हमला हुआ है भारत पे, तो पाकिस्तान का हाथ हो। जब चुनाव नजदीक आवे तो चीन का हाथ हो। अब चुनाव नजदीक है तो संगीत सोम का हाथ या सुरेश राणा का बतावेंगे, लेकिन तथ्य क्या है? देखो, सुरेश राणा जी और संगीत सोम जी दोनों भाजपा में हैं, और भाजपा का धर्म है कि वो अपने नेता को मनावे, उनका हाथ जाने क्यों दे रहे हैं हमारे तक? वो तो अभी आए थे मोदी जी, तो बुला के सुरेश राणा जी को बाकायदा बिठाया था, उनसे बात की थी, और भी नेताओं से बात की थी। तो क्या लग रहा है वो ये जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी से भांप गए हैं? क्योंकि इस बार तो योगी जी पीछे से जा रहे थे, आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोला आगे से जाइए। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पिछली बार 31 मार्च को जब मेरठ में रैली हुई तो योगी जी का फोटो गायब था, लेकिन इस बार तो पूरा सम्मान दिया गया है। इस बार देखो, ये शब्द आपने बहुत अच्छा कहा कि इस बार पूरा सम्मान दिया गया। आपकी रैली में जब मैं लोगों से मिला, उनका कहना था। हाँ, तो वो ये जो शब्द है ना, इस बार सम्मान दिया गया, इसका मतलब है कि इससे पहले अपमान करा गया, उसी का बदला लिया जाएगा। चलिए, यहाँ कुछ और लोग भी हैं। हमने सेनापति से तो जान लिया उनकी रणनीति क्या है, वो कुछ पूरी जो उनकी बिसात है, पूरा प्लान है, वो तो नहीं बता रहे हैं। लेकिन सेनापति की जो पूरी फौज है, उनसे भी जल्दी जल्दी एक एक सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले दीपक जी से सवाल लेते हैं। दीपक जी युवा हैं, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो विजय, जैसे वो यूपी में बात कर रहे हैं मिशन 80 की, देश में बात कर रहे हैं 400 पार की, तो क्या देश भर का युवा, क्योंकि आप राजपूत समाज के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है कि युवा इस विजय रथ को या बीजेपी का जो पूरा प्रचंड बहुमत का जो दावा है, इसे रोक पाएगा, थाम पाएगा? देखिए, जब ये 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा इसमें युवा ही ठगा गया। युवा क्यों ठगा गया? जब मोदी जी रैलियां करते थे 2014 में कि अब की बार हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ रोजगार का इंतजार आज तक युवा कर रहा। आप देख रहे होंगे हर भर्ती का पेपर, या तो वो भर्ती हो पेपर होने से पहले लीक हो जाए या पेपर होने के बाद लीक हो जाए। मतलब एक भी भर्ती अपनी ये पूरी नहीं करवा पा रहे, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे वो पुलिस में हो, अन्य विभागों में भी कोई भर्ती पूरी नहीं हो रही, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की। चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो। तो मतलब जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, युवा को उसका हक नहीं मिलेगा, मतलब आप ये समझ लो कि पुलिस की भर्ती निकली, पुलिस की भर्ती में लाखों युवाओं ने फार्म भरा, उसकी फीस भरी, धक्के खाए, ट्रेन में जाके पेपर दे के आए, जो वो करोड़ों अरबों रुपए का जो पैसा उस गरीब के घर से निकल के जो युवा का खर्च हुआ, उसका जवाब कौन देगा? युवा को तो इन्होंने ऐसा हाल कर दिया। अब ये इसके अब धीरे धीरे कोरोना काल में, आप ये देखिए, कोरोना काल में जो 2 साल का पीरियड रहा, 2 साल के समय में युवाओं की, जिन युवाओं की उसमें उम्र निकल गई नौकरी के, सरकारी नौकरी के हिसाब से, उसके लिए कोई छूट नहीं दी जा रही विशेष रूप से। तो युवा तो आज अपने आप में हताश है। युवा तो ये देख रहा है कि हमारे बड़े क्या निर्णय लेंगे। और जैसे अभी आप ठाकुर पूरण सिंह जी से बात कर रहे थे, निर्णय हो चुका है। ननौता में बड़ी पंचायत हुई, वहाँ लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज और युवा इकट्ठा हुआ, और वहाँ एक सौगंध खाई गई कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसके साथ ही समाज रहेगा। अच्छा, ऐसी तमाम चीजें चल रही हैं। मैं पहले भी मेरा पूरन सिंह जी के साथ एक बार इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी जताई थी। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये कहा था, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि धर्म के नाम, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन आपने कहा था धर्म की नहीं साहब, अब तो जो जातियों की राजनीति होने लगी है, जातियों को बंटवाया जा रहा है। ऐसा आपको क्यों लगता है? या सिर्फ आपको पश्चिमी यूपी में लगता है, या पूरी यूपी में, या पूरे देश में? देखो, राजनीति में सबसे बड़ा षड्यंत्र पिछले कुछ समय में पता है क्यों हुआ? बताइए। उसका बड़ा कारण है कि जो कुछ नेता, वो मात्र और मात्र जाति से ही उन्होंने पार्टियां गठित करी। और मैं एक बड़ा उदाहरण आपको यदि बताऊं, यहाँ जातियों के नाम पे बहुत पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये राष्ट्रवादी कौम ऐसी है कि आज तक हिंदुस्तान में एक पार्टी इन्होंने किसी जाति पर नहीं बनाई। और ये राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी बड़ी परिभाषा है
कि यहाँ न जाने कितने नेता हैं जो सिर्फ एक ही जाति के लीडर हैं, एक ही जाति के नाम पे उन्होंने पार्टियां बनाई, लेकिन राजपूत समाज ने आज तक हिंदुस्तान में अपने नाम पे कोई पार्टी नहीं बनाई। इसलिए वो कभी कांग्रेस को, कभी समाजवादी को, कभी बसपा को, कभी भाजपा को, हमेशा राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देता रहा। लेकिन आज उन्हीं के साथ क्या छड़ हुआ कि जो जाति का नारा उन्होंने दिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, सैनी प्रकोष्ठ, कश्यप प्रकोष्ठ, सारे प्रकोष्ठ बना तो दिए। सारे प्रकोष्ठ जातियों में किसने बांटा भाई? जातियों में किसने बांटा? हमने थोड़ी बांटा। जातियों में लामबंदी करने का काम भी राजनीतिक लोगों ने करा। अच्छा, कुछ लोग इस आंदोलन को लेकर, मैं अचानक से मुझे याद भी आ गया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर अब राजपूत किधर जाएगा। यानी कि वो जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं, क्या जो मुगलों की तरह व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, उनके साथ जाएगा राजपूत? वो ऐसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो तो मुगल हैं, और मतलब एक होता है ना कि धर्म के नाम पर, उस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो आप उन्हें बता दीजिए, मैसेज दे दीजिए, किधर जाएगा अब राजपूत? अच्छा, मोदी जी कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास, तो हमारे पे फिर क्यों आरोप लगा हुआ है इस बात का? हम तो कह रहे हैं ना कि कहाँ जाएंगे, ये गारंटी है हिंदुस्तान में रहेंगे, पक्का पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। कुछ तो सोचा होगा, कौन भला कर सकता है? अब क्षत्रिय समाज किससे जुड़ेगा? आखिर 20 साल बाद जो हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो कोई तो प्लान सोचा होगा, ऑप्शन, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त है नहीं। 100% किसी भी चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है उसे वोट देंगे। तो किसी ऐसे को देंगे जो पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है, बीजेपी को चुनौती दे सकता है। बीजेपी को चुनौती हम देंगे, कोई दिन नहीं दे रहा, तो हम दे तो रहे पीएम को चुनौती। तो अभी तो जो उम्मीदवारों के ऐलान हो गए हैं वो तो हो गए हैं, क्या आप भी किसी को समर्थन तो देंगे ना? हमने तो समर्थन दे दिया। आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, कुछ पीछे के दरवाजे से दिया है क्या? नहीं, हमने तो बता दिया ना, जनता को एक संदेश दे दिया, जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हो उसे वोट दो, वो निर्दलीय हो चाहे वो कोई भी हो, जो उसे हरावे उसे वोट दो, क्योंकि वोट की चोट से ही लोकतंत्र में स्वाभिमान को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी सवाल का आपसे एक और सवाल ले लेता हूँ। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव है, कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आपका रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर, नगीना। तो यहाँ का तो प्लान फाइनल हो गया होगा कि नगीना पे हम भाई चंद्रशेखर को देंगे, या बसपा को देंगे, या मुजफ्फरनगर में हम हरेंद्र मलिक को देंगे जो सपा के हैं, या सहारनपुर में इमरान मसूद को देंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर राजपूत समाज नाराज है तो दूसरी पार्टियों के लोग भी कहीं ना कहीं, वो होता है ना, डोरे डाल रहे होंगे, कांटा फेंक रहे होंगे कि आप हमारी तरफ आइए, हमारे पाले में आइए। तो कुछ प्लान फाइनल हुआ? देखो, ये जो किसान है ना, किसान जो खेत में बीज बोते हुए बताता है कितना लिकाड़ा होगा इसका, इसे पता है कितना लिकाड़ है, कौन से बीज का, कौन सा बीज बढ़िया लिकाड़ देगा उसके लिए जाओगा। तो फिर भी कुछ तो आप अभी आप अनुमान नहीं लगा पाए, पता नहीं चल पाया है, कुछ तो पत्ते खोलेंगे। मुझे पता ही नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता। तो मैं समाज भटक नहीं जाएगा? नहीं, कहीं नहीं समाज भटके, इसे तो पता है, उसे इसे सब पता चाहिए, यही आके मुझे बतावे। क्या इशारों में खेल हो रहा है? जी इसे होंगे इशारों में खेल हो रहा है क्या कुछ? हाँ, कोई आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सा। चलिए, शेर व शायरी भी कर लेते हैं। ये भाई साहब भी हैं, ये नहीं, मैं सबके पास जल्दी जल्दी से एक एक सवाल ले लेता हूँ। आप बताइए, यूपी की अगर मैं बात करूं, 80 सीट की हुंकार भर रही है बीजेपी, 80 सीट कह रही है बीजेपी, 80 सीट जीत जाएंगे। तो आप 27 जो सीट हैं वेस्ट यूपी की, आपने तो वहां बिल्कुल मुंह मोड़ लिया उनसे। आपने तो उनके ये कहे नमक पे जला लगा दिया, उनसे जो मोहब्बत थी वहां से आप बिल्कुल उसे अदावत में बदल दिया, दुश्मनी में बिल्कुल। ऐसा है। मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा, मुझे तो अब 4 सीटों का पता, 3 का तो पता मुझे ननौता वाली पंचायत से, एक तो सहारनपुर, एक कैराना, एक मुजफ्फरनगर। ठीक, कितनी संख्या थी सबको पता, पूरे देश को पता। आज की डेट में 2 से 2.5 लाख वहां आदमी था। वहां सबने कसम खाई थी, रघुरीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। 3 तो वो चली गई थी उसी दिन। रही बात इस चौथी की, या चौथी आज सिसोली की पंचायत से या भी गई। चलिए, बहुत बढ़िया। 4 सीटों का तो आपने बता दिया परिणाम। बाकी 4 जैसे रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर, नगीना, उसका भी कुछ प्लान है? अभी तो ये 4 में तो गए, जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं तैयारी। ये 4 पूरी होगी, आगे को बढ़ेंगे, और जब ये 8 चरण वाला चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर जहां का चुनाव चलेगा फिर वहां जाएंगे। तो क्या पश्चिम के बाद फिर पूर्वांचल भी पहुंच जाओगे क्या? है? बिल्कुल जाएंगे पूर्वांचल में अब की बार। चलिए, बिल्कुल, कारण है उसका। सन 1985 में भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीट थी,
और सन 1985 से लेकर के 2019 तक 350 सीट तक लाने का यदि आज तक किसी समाज ने काम करा तो वो सर्वप्रथम राजपूत समाज ने काम किया। मतलब कि ब्याह तो करोगे घरवाली के साथ और मजा दोगे बाहरवाली के साथ, तो हमारे समझ से तो बाहर है। चलिए, तलखियां कुछ ज्यादा ही हैं, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? बागपत लोकसभा का जी। बागपत लोकसभा के? जी। बागपत में क्या लग रहा है समीकरण आ रहे? आपके चौधरी साहब अब बीजेपी में आ गए हैं, तो उनकी तरफ से उम्मीदवार हैं, बाकी लोगों की तो क्या लग रहा है इस बार? ऐसा जी, हमारी बागपत लोकसभा सीट से पंडित अमरपाल शर्मा को टिकट दिया जी सपा ने, गठबंधन ने, और वही वहां से जीत के जाऊंगा जी। किसे दिया? पंडित अमरपाल शर्मा को जी। अच्छा, साहिबाबाद अमरपाल से शर्मा। विधायक रहे वे अच्छा, जी। तो वही उनको, समाजवादी पार्टी को। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कुछ 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 इशारा कर रहे हो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ? नहीं, वो तो क्योंकि मैं देख रहा था जब राज शेखावत का ये जो पगड़ी उछलने वाला मुद्दा आया, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था कि ये जो पगड़ी है ये जो गलत उछाली गई है, इस तरह की उन्होंने बातें कही। तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया कुछ डीलिंग? देखो, स्वाभिमान की इस लड़ाई में ना अखिलेश अलग हैं और ना योगी जी अलग हैं। अगर बात स्वाभिमान की है तो सब हमारे साथ हैं, और बात पार्टी की है तो हो सके कि मतभेद हो, पार्टी से मतभेद हो सके। योगी जी भी स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे साथ हैं, अखिलेश भी स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे साथ हैं, क्योंकि पगड़ी राजशेखर की नहीं थी, पगड़ी राजपूत समाज की थी। पूरे भारत के एक राजपूत की पगड़ी है, और भारत के हर एक व्यक्ति की पगड़ी है। राज शेखावत की पगड़ी पे हाथ नहीं गिरा, राजपूत समाज की पगड़ी पे हाथ गिरा, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। एक तो मैं भाई साहब से पूछ लेता हूँ, एक तो सम्राट मिहिर भोज वाला, उसको लेकर नाराजगी है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम ने जो बयान दिया उसको लेकर नाराजगी है, और अब ये जो राज शेखावत की जो पगड़ी उछालने का ये भी मुद्दा बन गया है। तो इसके इन तीनों के अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं क्या आपके? पिछली कोई नाराजगी नहीं, तो वर्तमान में जो चीज है, कुछ बहुत सारी चीज अध्यक्ष जी ने आपको स्पष्ट कर दिया। मेरे ख्याल में हाथी के पैर में सबका पैर है, जो अध्यक्ष जी ने कह दिया, तो बाकी का वक्तव्य लेने का कोई मेरे हिसाब से मुझे वो बात तो सही है, सेनापति जिधर कहेंगे कमांडर ऑफ फौज उधर ही जाएगी। ये अभी तय होगा, लास्ट तक बताया। बात तो होती होगी अध्यक्ष जी से, बीज जब बोया जाता है, बात तो होती होगी किधर जाएंगे। लास्ट तक बताया थी उन्होंने, बीज जब बोया जाता है जब तक किसान पलट जाता है। अरे तो दर्शकों को भी बता दो, समाज को भी बता दो। नहीं, वही बताएंगे। आपने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है, लेकिन बता नहीं रहे कि ऐसा है, अध्यक्ष जी बताएंगे, उन्होंने बताया नहीं। लास्ट तक बीज जब बोने जाता है तो बोने जावे गेहूं सरसों बो देता है। चलिए, आप नहीं बताएंगे, हम किसी और से पूछ लेते हैं। ये जो तीर है धनुष में तन गया है, लेकिन किधर जाएगा? निशाना कौन है? निशाना बीजेपी है, लेकिन क्या खेल चल रहा है? खेल तो यही चल रहा। अब हमारी मुजफ्फरनगर लोकसभा है, ये मुद्दे तो हैं ही हमारे। महापुरुषों का जो अपमान हो रहा, और पुरुषोत्तम रूपाला ने जो अपना बयान दिया। लेकिन हमारा तो एक और मुद्दा है। हमारे सांसद ने जो है मंच पर खड़े होकर ये कहा कि जो किसान है वो तो जाट ही हैं, बाकी तो रया पया हैं। बीजेपी वाले भी ज्यादातर जिक्र करते हैं जाटलैंड जाटलैंड, ये जो बेल्ट है इसको। नहीं, जाटलैंड तो कर रहे हैं। हमें नू बताओ राजपूत कहाँ चला गया और बिरादरियां कहाँ चली गई? राजपूत में एक से एक बड़ा किसान पड़ा है। नहीं, अगर वैसे देखा जाए, अगर मैं वेस्ट यूपी की जो ज्यादातर लोकसभा सीट है उनकी अगर मैं वोट शेयर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है, सबसे ज्यादा। जाट और राजपूत लगभग 8-7 बराबर बराबर है। तो आपको लगता है कि आप क्षत्रिय समाज से इसलिए भेदभाव हो रहा है, और बल्कि अब जो बीजेपी है ओबीसी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है? नहीं, आप एक बात सुनो, बीजेपी को लेकर कौन आया? इस राजपूत समाज ने बीजेपी को खड़ा करा। जब बीजेपी चलना भी नहीं जाने थी, गुडलियो पड़ी थी, उस टाइम राजपूत समाज ने खड़ा करा। हाथ पकड़ गए? हाँ, हाथ पकड़ के नहीं, बिल्कुल कोली भर का खड़ा करा इसे। 1989 में हमारे यहाँ अमरपाल सिंह वो बने थे विधायक सरदना विधानसभा से। कोई जाने भी नहीं थे बीजेपी को, लोग उससे कांग्रेस से ट्राई कर रहे थे वे। लेकिन जब उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार हुए तो उन्हें जो है बीजेपी ने सिंबल दिया था, और इस राजपूत ने भारी बहुमत से जिताने का काम करा था। इन्होंने तो खड़ी करी है। चले, कुछ लोग आरक्षण का भी मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, आरक्षण का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण तो इन्होंने एक समाज में ऐसा बीज बो दिया है जो काटना समाज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो पुराने टाइम से आरक्षण। तो आरक्षण है तो वही है। अब उन्होंने, आपको उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी तो ये जो जात पात वाला आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, दिया जाए तो गरीबी के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आपको ये उम्मीद होगी? ये आर्थिक स्थिति पर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और इसी उम्मीद पर हमने उनको वोट दी थी। लेकिन अब राजपूत समाज आगे अपने सोच समझ के वोट देगा। जो हमारे अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा
वहीं वोट चलो, सारी बात जो सारी जिम्मेदारी है वो पूरा कमांडर पे डाल दी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाए और लोग इस चर्चा कर लें। तो अब इन भाई साहब से जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी से बहुत सी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ऐसी कौन सी उम्मीदें थी जो टूट गई, और उसके लिए आपने ये 10-12 साल से बीजेपी सत्ता में है केंद्र में, और पिछले कुछ वक्त से दूसरी बार योगी जी भी आ गए यूपी में, तो तब से आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, समाज ने पहले तो कभी झोली नहीं फैलाई, कभी कुछ पार्टी से मांगा नहीं। सन 1989-90 से हम बात करें तो जनता दल सरकार को समर्थन देते हुए इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षेत्रीय 76 सांसदों के दबाव में जो पहला कानून बनवाया वो इस सामान्य वर्ग के खिलाफ बनवाया, और एक बुनियाद रखी, और लगातार हर संसद में इसी सामान्य वर्ग, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के खिलाफ कानून बनते चले आए। और लास्ट में एक इतना गलत कानून इस देश को इन्होंने दिया, एक वोट बैंक को साधने के लिए, कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि गलत लोगों को फंसाया जा रहा है। SC ST कानून जाति आधार पर नहीं होना चाहिए, पहले उसमें जांच हो, जांच के बाद मुकदमा दर्ज हो, तो उस पर भी ये कानून ले आए। उसको भी हम लोगों ने सहन किया, इसलिए कि हम कहीं मानकर चल रहे थे ये पार्टी राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, बड़ी सोच के साथ कर रही है, और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान लेवल पर लाना चाहती है। अब क्या लगता है राष्ट्रवादी नहीं है पार्टी? क्योंकि मोदी जी तो लगातार भाषणों में, रैलियों में कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद ही हमारी राजनीति का जो परिपाटी है वो हमारी राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्र के हित में सबसे पहले सोचते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे से भटक गए? देखिए, लगातार भाषणों में आप राष्ट्रवाद की दुहाई देते रहें और परिणाम कुछ और दिखते रहें, धरातल पे कुछ और दिखने लगे, तो ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। राष्ट्र के जिन महापुरुषों के बलिदान से ये राष्ट्र खड़ा हुआ है, जिस सनातन की प्लेटफॉर्म पर आप इतनी बुलंदी को छू रहे हैं, उस सनातन को बचाने वाले उन महापुरुषों के साथ, उनके जाति के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। एक समाज छोटी सी मांग कर रहा था कि हमारी पहचान, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कर रहे थे, कितना बड़ा तांडव हुआ हरियाणा के अंदर, कितना बड़ा तांडव हुआ सहारनपुर के अंदर, कितना बड़ा तांडव हुआ घोड़ी बछड़ा ग्रेटर नोएडा के अंदर, लेकिन हर उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं समाज को दबाने का काम किया। और अब स्वाभिमान की जब बात आ गई है, और समाज स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता है, टिकटों की कोई बात नहीं, टिकट सारे भी कट जाएं तो भी ये फिजूल में विषय बनाया जा रहा है कि टिकट कटने को के आधार पर समाज नाराज है। समाज मान सम्मान और स्वाभिमान के विषय पर नाराज है, और ये नाराजगी इतनी बड़ी हो गई है, और ये इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि उन लोगों को टिकट पहली लिस्ट में दिए गए जिन्होंने इस देश के महापुरुषों के साथ बहुत अभद्र टिप्पणियां की। जैसे पूरे समाज, जैसे कैराना से हम शुरू करें, जैसे हम रूपाला जी से शुरू हम करें, जैसे हम हरियाणा से शुरू करें, अब नाम गिनवाएंगे, वो पार्टी भी जानती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है। पार्टी ने एक भूल की, उन्होंने अपने कोर वोटर को ये समझ लिया कि इसकी तो रजिस्ट्री दाखिल खारिज है, ये कभी भी खड़ा नहीं होगा, जबकि इस देश में समाजवादी का जो कोर वोटर है, समाजवादी ने उसको कितना दिया है ये बताने की जरूरत नहीं है, बसपा ने अपने दलित समाज को कितना दिया है बताने की जरूरत नहीं है, लोक दल ने अपने समाज कोर वोटर को कितना दिया है ये बताने की जरूरत नहीं है, और भाजपा ने अपने कोर वोटर का कितना अपमान किया है, कितने गलत कानून बनाए हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। महापुरुषों का जिक्र कर रहे हैं, महापुरुष भगवान राम थे, उनका किरदार निभाने वाले मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दे दिया। दूसरा, जब हम लोगों से मिलने निकले तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे हम राम के वंशज हैं, लेकिन राम की मंदिर को लेकर जो कमेटी बनी थी, जो तमाम चीजें हुई, वहां पर राम के वंशजों को ही दरकिनार कर दिया बीजेपी ने, तो ये भी कोई मुद्दा है? पहले तो ये गलत पहल हो रही है, धर्म से राजनीति, राजनीति से धर्म नहीं है। मेरठ में अरुण गोविल तो पूरा भगवान राम का लेकर फोटो, उस पर वोट मांग रहे हैं। ये जो इन्होंने पहले तो सभी जगह, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में नहीं रहता है, लोकसभा बड़ा दायरा है, वहां ऐसे नेता को भेजा जाना चाहिए जो जन नेता बन सके, लोगों के बीच रह सके, उनकी समस्याओं का निदान कर सके। इन्होंने पैरासूट से उतारने का जो कल्चर पैदा किया है, चाहे पंजाब देखें, चाहे गुजरात देखें, चाहे राजस्थान, चाहे उत्तर प्रदेश में, जो मात्र एक ऐसे गंदे भद्दे गानों पे नाचते हो, उन्हें इस देश का हीरो बनाते हैं, टिकट दे देते हैं। जिन्होंने एक सीरियल में काम कर लिया, जो इस क्षेत्र में रहते नहीं है, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, इन सब की तरफ इशारा हो रहा है क्या आपका? तरफ इशारा। मेरा हुआ
ये बिल्कुल निरहुआ की तरफ भी इशारा। ये जननेता हो सकते हैं। आपके पास इतने पुराने कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, आप उनको दरकिनार करके पैराशूट से उतार देते हैं और ऐसे लोगों को टिकट देने की परंपरा रियासत कर रहे हैं कि जो किसी भी क्षेत्र में गाली देकर भी कोई नाम बड़ा कर लेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे देगी। इस तरह की परिपाटी भाजपा इस देश में डाल। चुनाव तो पहले भी फिल्मी सितारों ने बहुत लड़े हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम जो नेता रहे हैं, सलमान खान सॉरी माफी चाहूंगा, संजय दत्त वगैरह, इन्होंने भी चुनाव लड़े हैं, गोविंदा भी लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी अभी तो चुनाव लड़ रही है, कंगना रनौत भी अभी आ गई। बात की दृष्टि में आप देखेंगे तो इस कल्चर को ज्यादा बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने और इसीलिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जिससे हम जुड़े रहे, जिसको हमने खून पसीने से सींचा और जिससे हमें उम्मीदें थी कि ये अच्छी परिपाटी इस देश को देगी। अगर वो गलत कर रही तो हम इसका मतलब तो उनसे भी गलत पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन अभी पूरे देश में जो लड़ाई है ये मान सम्मान स्वाभिमान की है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। भले ही सरकार किसी की बन जाए उस पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष को वोट देने का आह्वान नहीं कर रहे, किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे। समाज अपने अपने क्षेत्र में तय करेगा, लेकिन भाजपा को सबक सिखाया जाएगा और किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपने रैली में भाषण बहुत दिए होंगे, शायद आपका गला बता रहा है। हम आपसे कहते हैं थोड़ा ऊर्जा लीजिए, ऊर्जा बहुत काम आएगी, आंदोलन में ऐसे ही चलता है। यहाँ तमाम मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि रणनीति के साथ साथ पेट पूजा का भी ख्याल रखा जा रहा है भाई, क्योंकि ऊर्जा जब रैली में जाते हैं दिन भर भाग दौड़ होती है और जिस तरीके से आंदोलन को पूरा रूप दिया जा रहा है उसके लिए ऊर्जा भी जरूरी है। इसी के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह जगह बैठकर ऊर्जा ली जा रही है। हाँ भाई साहब, यूपी में मोदी जी कह रहे हैं 80 सीटें और देश में 400 पार, और आप लोग बिल्कुल नाराज हो रखे हैं। बिल्कुल बीजेपी जहां से आई थी, जहां से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जब वहीं हार रही है तो 400 पार या 80 पार, ये तो मैं नहीं समझता कि ये लक्ष्य बीजेपी का पूरा होगा। मेरी लोकसभा बागपत है, ये किसानों का देश है। पहले तो आपके बागपत से भी तो टिकट कट गया है, ने काटा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वहां पे बागपत लोकसभा पे राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है। नहीं, वहां पे राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी राजकुमार सांगवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। विषय ये है कि पहले तो युवाओं से रोजगार छीन लिया। जब युवाओं से रोजगार छीन गया उसके बाद युवा ने कहीं ना कहीं अपना सपना किया कि हम खेती कर लें। 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी कि बिजली फ्री होगी किसानों के लिए, लेकिन चुनाव से 10 दिन पहले एक ऐसी कंडीशन लगा किसानों के सामने खड़ी कर दी कि एक भी किसान खेती नहीं कर पाने का, बिना मीटर के वो नलकूप नहीं, फ्री बिजली नहीं रहेगी। और ये सारी चीजों में आज जातिवाद के आधार पर बांट कर लोगों को इस तरह से बांटा जा रहा है कि वो एक किसान के नाम पे एक ना हो सके। तो मेरा विषय तो यही है कि जब किसान के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है, महापुरुषों के नाम पे छल कर रही है, जातियों में बांट के जा रही है, तो इस बीजेपी का टाइम खराब आ रहा है। ये हारेगी। 80 और 400 तो बाद की बात है, पर जान बचानी हो जाएगी। बीजेपी नहीं तो कौन फिर? वो हमारा विषय नहीं, बीजेपी ना, हमें तो बीजेपी। मतदाता हैं, किसी को तो वोट देंगे। वो उस दिन देखे हैं किसे देनी, कौन हरा रहा बीजेपी। चुपचाप जाएंगे, बिल्कुल सीक्रेट। रोड़ा दे के जाएंगे, पूरा रोड़ा दे के जाएंगे। थोड़ा सा बीजेपी को हराओ से वोट। थोड़ा सा इशारा कर। इशारा भी नहीं करते, जो हर सीट पे मतलब अलग अलग रहेगा। हाँ, हर सीट पे अलग अलग रहेगा। मतलब पार्टी फिक्स नहीं किया, जहां जो मजबूत लगेगा वहां वोट देंगे। जो जिसकी फाइट बीजेपी के प्रत्याशी के साथ होगी उसे वोट देंगे। बीजेपी विरोध में आप ऐसे होंगे कि सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़िया। ताऊ कितनी उम्र होगी? पहले आप खा लीजिए। नहीं, ऊर्जा जरूरी है थोड़ी सी। पहले आप खा लीजिए, पहले आप लोग खाइए। ये भाई साहब नहीं खा रहे हैं, ये शायद खा चुके हैं। थोड़ी एनर्जी ऊर्जा आ गई। अब आप बताइए बीजेपी से इसलिए नाराजगी है, जिन लोगों ने बीजेपी को ले आई। आज क्षत्रिय समाज की एक ऐसी स्थिति थी, क्षत्रिय समाज सेना में जा था, सेना में जाकर देश की सेवा करे था, रक्षा करे था, और उस समाज को इतना दरकिनार कर दिया गया। उसकी जो भर्ती थी, भर्ती की व्यवस्था खत्म कर दी। 4 साल में अग्निवीर लेकर आ गए। इसे प्रधानमंत्री जी को राजनाथ सिंह लेकर आए। अगर वे ना लेकर आते तो शायद प्रधानमंत्री के इसके ख्वाब पूरे नहीं होते। आज इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी तो तब बहुत नाराज हुए थे। नाराज हुए वो तो, और भी नेता नाराज थे। ऐसे दरकिनार कर दिए, वो एक कोने में डाल दिया, उन्हें किसी पद पे भी नहीं लाएगा। और दूसरी व्यवस्था ये होगी कि समाज में इसी समाज को काटने, क्या उसी यूपी ने तो 71 सीटें दी थी जब आए थे। इसीलिए तो दी थी कि भाई समाज में सुधार का काम करेगा। जब जिम्मेदार लोग लेकर आए तो ये एक नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास। जब ये सबका साथ देते हुए आ रहे और हम किसी अखिलेश को वोट दे दें, बसपा को वोट दे दें, तो ये हमारे से तो नाराजगी है। और ये उनका साथ से आ रहे, तो कहीं की नाराजगी हमारे से।
मंदिर का मुद्दा लेकर आए, हिंदू मुस्लिम को विवाद उसमें लेकर आए। आज स्थिति आ गई, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर जितने पद इन्होंने मुस्लिम समाज को पूरे प्रदेश में, प्रदेश स्तर से लेकर और पन्ना प्रमुख तक पद दे दिए। वे क्यों दे दिए? जब हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ा रहे थे चुनाव इस देश में, तो फिर वे पद उन्हें देने की क्या आवश्यकता थी इन्हें? ये तो हमें तो भिड़ा रहे, अपने आप उस व्यवस्था में जुड़े हुए, तो समाज भी कहीं ना कहीं न भांप गया। अब ना इनका सबका साथ, ना सबका विकास, इनका तो अपना विकास है और अपना विकास ये चाह रहे, इसीलिए हम इनके विरोध में है। अक विकास ये अपना चाह रहे, ये समाज का विकास नहीं चाह रहे। अगर समाज का विकास ये लोग चाहते तो इस देश में एक ऐसी परिपाटी तय करते, अक सभी को एक समान लेकर चलते। वहां कहीं का नारा लगा है। नहीं, वो तो खैर मोदी जी तो कहते हैं अपने भाषणों में। इन भाई साहब से लेंगे अगला सवाल कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गिनी चुनी जाति है, गरीब, महिला, किसान, युवा। वो तो इनको जाति बताते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जाति को बांट दिया। भाई बात बांटने की नहीं है, ये जो गुस्सा देख रहे हैं ना आप लोगों में, ये दर्द है। नहीं तो आज किस नहीं बताऊंगा ना, आज किसान के पास इतना टाइम नहीं है वो घर से निकल कर कहीं जा, क्योंकि उसे बोना भी है, काटना भी है। परेशान तो था बछड़ों से, उसे हरे चारे क्यों खाएगी। परेशान था बिजली बिल के नाम पे, जो सरकार ने उस किसानों के साथ मजाक किया, कहने का बिजली बिल माफ करेंगे। कई साल तो सुनते आ रहे माफ करेंगे, आज क्या 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 कह रहे हैं इनके अधिकारी, कहने का जो शर्तें लगी वो करेगा, ये करेगा, मीटर लगवाओगा। मतलब ये मजाक नहीं है। चलो ये भी सह लिया, आरक्षण भी सह लिया। आज महापुरुषों के नाम पे हम इकट्ठा होकर ये बताओगे कि अब हमारा नंबर, तो हमने तो झेल लिया सारी चीज, अब इनका नंबर है। अब ये जोड़ से नेता समाज के बनने ना, आज समाज में आएगा, समाज की दुहाई दे रहे। जब भी कोई समस्या लेकर गा, किसान की लेकर जाओ, बिजली के बिल के जाओ, या कहीं बछड़ों के लेकर जाओ, जब इन्होंने बात नहीं करी। आपके दर्द तो बहुत है, लेकिन भाई साहब से पूछे थे, भाई साहब आप नहीं बोलेंगे? दवा तो बता दो, कुछ तो दवा होगी। आप बताओगे दवा? चलिए एक सेकंड, पहले माइक आपके पास लगाते हैं, तभी तो आवाज जाएगी। थोड़ा बैठ लेते हैं आपसे। आप बिल्कुल कहाँ से आए? मैं हूँ थाना मोहन से, हरड़ पत। हाँ जी हाँ। कैराना तो मूल जड़ी लग रही है। हाँ हाँ, ये और सारी बात तो विस्तार से समझा। विस्तार से यही बात है, और ने सबने सारी बात बता दी। हमारी हरड़ गांव है, हम एक बात बता रहे हैं, करना लोकसभा से हम उसका इलाज बांध कर भेजेंगे। और का दामा पता किसका? इसका प्रदीप चौधरी का। तो इकरा हसन या फिर श्रीपाल राणा, तुम मान लो बस, किसको मान? जो तुम्हें बढ़िया लग रही हो, तुम्हें ज्यादा जानकारी मारे थे। हमें जानकारी नहीं, देखिए चुनना आपको है। नहीं, दोनों का नाम आपने तो लिया, तो बता रहे हैं कौन कौन लड़ रहा है। अच्छा, और वो तो इन्होंने सारा ना बताया नहीं थी, जो बीजेपी को रहा होगा सर। पत्ते कोई खोली नहीं। अब मेरे अलावा पत्ते है ही नहीं। आप बता दो। बता दिया उसका भूस, सिर्फ कैराना का बता दो। कराना का प्रदीप का भूस भरेंगे। क्यों इतनी गुस्सा? बात बताई थी भाई प्रदीप चौधरी से इतनी नाराजगी क्यों? भाई, वो अपने उसकी तो भाई बीजेपी को तो वो अच्छे लगे हैं, तभी तो उन्होंने दोबारा टिकट दिया है। उसका इलाज बांध देंगे पैरा में, बीजेपी का बांध देंगे। और क्या बात होगी इसमें? कोई बालियान से नाराज है, कोई प्रदीप चौधरी से नाराज है, कोई मुकेश चौधरी से नाराज है, कोई टिकट कटने से नाराज है। अरे लग रहा है बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं। भाई साहब नाराजगी बता दो, कहाँ से आए हो? कौन से लोकसभा क्षेत्रों में पड़ता है? कैराना। प्रदीप चौधरी मुर्दाबाद तो जिंदाबाद कौन है? जिंदाबाद 19 तारीख को करेंगे। 19 तारीख को कब पता चलेगा? आप 4 तारीख। 4 तारीख को। चलिए देखो अध्यक्ष जी, कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। भाई आपने रणनीति बड़ी सॉलिड बनाई है, कुछ भी कहिए, लेकिन एक सवाल अब लास्ट आपसे लेते हैं। जब हम यहाँ निकले हैं तो राजपूत समाज की नाराजगी की तो पूरा चर्चा हो ही रही है, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि त्यागी समाज, सैनी समाज, उनमें भी थोड़ी थोड़ी कुछ जो कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी आग, यही कहें आग, चिंगारी उठनी शुरू हो गई है। ऐसा आपको लग रहा है? देखो, जब हमारे महापुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी अकबर के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उनके जो सेनापति थे वो हाकिम शाह सूरी थे। उनका जो कोषाध्यक्ष थे वो भामा शाह जैन बनिए थे। उनकी जो सेना थी वो भिल्लों की सेना थी। हमने हमेशा सबको साथ लेकर लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई में भी सारा समाज हमारे साथ। कौन कौन साथ आ गया है बता दीजिए। जैसे मान, कश्यप, सैनी, पाल, सब हमारे साथ हैं। इधर जैसे आप यहाँ पर क्षत्रिय समाज की अगुवाई कर रहे हैं,
उसे मुंगेर लाल क्या नाम है उनका, जो त्यागी समाज की अगुवाई करते हैं, मांगेराम त्यागी, इन सब से आपकी बात हुई है? कुछ बैठक वगैरह हो चुकी है, प्लानिंग? देखो मेरा, मैं फिर कह रहा कि मैं, क्योंकि जब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी का मामला आया था वो भी बहुत भड़के थे, लेकिन शायद फिर से मामला दब गया, शायद उनकी नाराजगी दूर हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी भी कुछ दिन बाद ही चुनाव जैसी हो तो नाराजगी ठंडी हो जाए? देखो मैं एक बात कह रहा, जिस दिन मेरा समाज इस नाराजगी को दूर कर देगा मेरी भी नाराजगी दूर हो जाएगी, और जब तक मेरा समाज इस नाराजगी को दूर नहीं करेगा मेरी नाराजगी दूर नहीं। देखिए ऐसा है, कुछ चीजें चुनाव में बहुत होती हैं पूरन जी, कुछ चीजें चुनाव में बहुत होती हैं। चुनाव में देखा होगा बहुत से कांग्रेस नेता अचानक अंतरात्मा जागी, रात को सोए थे कांग्रेस में, सुबह को बीजेपी में पहुंच गए। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, तो गारंटी दे रहे हैं कि चुनाव के बाद भी नतीजे चाहे जो हो, राजपूत समाज खिलाफ रहेगा, या मान मुनव्वल की कोशिश की गई, आपकी मांगे मान ली गई, नाराजगी दूर कर दी गई, तो फिर से बीजेपी के साथ कदम ताल? देखो आर्मी में ना राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। अब ये समझ लें कि जो जाति आर्मी में भी रेजिमेंट से लड़ती हो, जिसकी रेजिमेंट हो, वो समाज फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता। ये लड़ाई है और ये अंतिम समय तक रहेगी। अगर यही काम कांग्रेस करेगी, कांग्रेस के साथ भी लड़ाई रहेगी। ये काम समाजवादी करेगी, समाजवादी के साथ भी लड़ाई रहेगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है, इसलिए उनके साथ लड़ाई है। देखिए जब बॉर्डर के आप जिक्र कर रहे हैं, लड़ाई का कर रहे हैं, अगर हम बॉर्डर पर हैं तो हमें पता है दुश्मन कौन है, किस पर गोलियां दागनी है। आपने बता दिया जी बीजेपी है, अब आपने हथियार भी बता दिया, वहां राइफल होती है, आपने बता दिया कि हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। लेकिन जो सेना है पीछे से, मैं ये कहूं, लड़ किसके लिए रहे हैं? किस कोई सपोर्ट मिल रहा है, या उसके नतीजों को लेकर, या मतलब पॉलिटिकल पूछना चाह रहा हूं मैं, सियासत में किसी से कोई बातचीत होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का बैक सपोर्ट हो, उसकी वजह से नाराजगी हो? वो मैं अभिमान में बात नहीं करता कभी भी, मैं हमेशा स्वाभिमान में बात करूं। अभिमान में कौन बात करता है फिर? अभिमान में बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन मैं स्वाभिमान में बात करूं। अभिमान मेरे अंदर है नहीं, और मैं एक बहुत छोटा सा किसान हूं, मात्र 10 बीघे जमीन मेरे पिताजी के नाम है, एक छोटा सा मेरा घर है, और मेरे पास जो कुछ है मेरे समाज का है। मैं हमेशा इनके पैरों में बैठ के अपने संगठन की शुरुआत करी, और इन लोगों का बुलावा आया तो मैं इनके साथ खड़ा हो गया। मैं आपको एक बात पूरी ईमानदारी से बता दूं, इस दुनिया में मेरी कोई कीमत लगाने वाला नहीं है, क्योंकि समाज ने मुझे जो दिया ना, उससे ज्यादा मुझे दुनिया की कोई ताकत दे ही नहीं सकती। और मैं, ये मेरी कहावत है, जब मैं गांव में जाऊं मैं हमेशा कहूं कि भगवान सबसे पहले है, लेकिन दूसरे नंबर पे समाज है। अगर भगवान किसी का साथ छोड़ दे वो भी तंग होगा, और समाज किसी का साथ छोड़ दे वो भी तंग होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बसपा हो, जब भी कभी समाज को ऐसा लगा कि ये लोग अब तुम्हारे साथ, जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ गलत कर रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज ने हमेशा प्रयास करा कि लोकतंत्र को बचाया जाए, राष्ट्रवाद को बचाया जाए। तो सुना आपने, यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं, या ये कहें राजपूत समाज है, उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, और उसी हिसाब से मोर्चेबंदी, उसी हिसाब से रणनीति के तहत काम हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस चिंगारी को भांपते हुए इस कोशिश में जुटी है डैमेज कंट्रोल की, कि जो पश्चिम से जो चिंगारी, या ये कहें जो ज्वालामुखी उठने लगा है, वो पूर्वांचल तक ना पहुंचे, या फिर बाकी जो राज्य हैं जहां पर क्षत्रिय समाज कहूं, या जो बाकी उनका जो वोट बैंक है वो ज्यादा है, वहां तक ये आंच ना पहुंचे, उसके लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। लेकिन उसका असर कितना होगा, और ये तो पता चलेगा 4 जून को, जब नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।